नमस्कार, मैं रविश कुमार। अब तो आप साल भर ही फूल बनाए जाते हैं, इसलिए आज के दिन अप्रैल फूल का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस हो रही है। विश्व गुरु की कौन सी डिग्री होती है? लेकिन आप विश्व गुरु तो कर ही रहे हैं। कोई देश किसी परीक्षा में पास होकर विश्व गुरु बनता है? क्या कर लेने पर कोई देश विश्व गुरु बन जाता है? क्या आपको पता भी है? जब यही पता नहीं है कि विश्व गुरु क्या है, तो डिग्री जानकर क्या करेंगे? यही दिल्ली में आईपी कॉलेज में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनसे पहले मिरांडा और गार्गी की छात्राएं कॉलेज उत्सव के दौरान लड़कों के आक्रमण और गुंडागर्दी को झेल चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि लड़के लड़कियों के कॉलेज में घुसकर नारे लगाते देखे गए कि लड़कियां हमारी हैं। आईपी कॉलेज की छात्राओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल से इस्तीफा मांगा है। लेकिन क्या हो रहा है? गार्गी कॉलेज में गुंडागर्दी करने वालों का ही क्या हो गया? क्या आप यह तस्वीर भूल गए हैं जब गार्गी कॉलेज के प्रांगण में हजारों लड़कियों ने गुंडागर्दी के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे? लेकिन उससे क्या हो गया? लेकिन आप इतना तो देखिए कि जिन संस्थानों से डिग्रियां मिला करती हैं, उनकी क्या हालत बनाई जा रही है। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में गुंडागर्दी करने वाले और वालियां आज तक नहीं पकड़ी गई और पकड़े गए। इसे लेकर इस दिल्ली में कोई बहस नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस जरूर है, क्योंकि मुद्दे को शिफ्ट करना लगता है, वरना 2 मिनट की बात थी। प्रधानमंत्री इतना कुछ ट्वीट करते हैं, अपनी डिग्री ही ट्वीट कर देते और बात खत्म हो जाती, देश का समय बच जाता। आप उनकी डिग्री की बात कर रहे हैं। यहां तो फ्रॉड लोग प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बेचकर ठगी करने लग जा रहे हैं। विद्या कसम, आपको यह खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर हिंदुस्तान अखबार की एक्सक्लूसिव बताई गई है। मुजफ्फरपुर में किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेते हुए स्कूलों को ईमेल कर दिया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोई कोर्स है जो कम दाम में दिला देंगे। पैसा भी मांगने लगा। बताइए, आप यहां प्रधानमंत्री की डिग्री की पूछ रहे हैं, इधर भाई लोग उनके ऑफिस के नाम से फर्जी कोर्स बेच रहे हैं। खबर में तो यह भी लिखा है कि बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के स्कूलों में इस तरह के ईमेल के माध्यम से रैकेट चलाने से संबंधित मामला सामने आया है। अगर ऐसा है तो आपका भविष्य कैसा है, आप समझ सकते हैं। आप सोचते होंगे कि किस बहस में कहां की बात ले आया हूं। आपका यह सोचना सही भी है और सही नहीं भी है। अब देखिए, पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर गंभीर सवाल उठाए, खुलेआम सवाल उठाए, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब आप एक सांसद की कथित रूप से फर्जी डिग्री के आरोप पर जवाब नहीं पाते हैं, तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर कैसे जवाब मिल जाएगा? डू यू गेट माई पॉइंट? महुआ मोइत्रा ने तो दस्तावेज भी ट्वीट कर दिए, बाकायदा तर्क संगत तरीके से चुनौती दी, लेकिन जवाब के नाम पर बहस तू मैं में बदल दी गई। आप पहले निशिकांत दुबे की डिग्री जांच कर दिखा दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है उसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा देंगे और उनकी डिग्री देखने के लिए आपको अदालत में याचिका दायर नहीं करनी पड़ेगी। महुआ मोइत्रा ने कितने दस्तावेजों के साथ ट्वीट किए हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री कथित रूप से फ्रॉड है, फर्जी है, लेकिन जांच नहीं हुई। कम से कम इस मामले में प्रधानमंत्री कह सकते थे कि निशिकांत जी डिग्री दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, मगर एक सांसद की डिग्री का सच तो बताया ही जा सकता है। कितनी देर लगनी चाहिए इसमें? वैसे भी जब इस देश में इतने सारे झूठ चल रहे हैं, तब एक डिग्री का सच जानकर आप क्या कर लेंगे? ये वो नेशन है जो कभी नो के नाम पर वांट किया करता था। अब तो जब नेशनवे वांट नहीं कर रहा है, तो आप क्यों वांट किए जा रहे हैं कि डिग्री देखेंगे? बात समझिए मेरी। पूछ लीजिए तमाम दुल्हनों से, शादी के पहले और बाद में दूल्हे की डिग्री पता करना इस देश में कितना मुश्किल काम है। बहुत से पति अपनी पत्नी को ओरिजिनल डिग्री नहीं दिखाते हैं, केवल बताते हैं। यह बात सच है, हमारा समाज जानता है। लोग फर्जी डिग्री दिखाकर इस कंट्री में मैरिज तक कर लेते हैं। हाल ही में कनाडा ने ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के 700 बच्चों को वापस जाने के लिए कह दिया, जिन्होंने गलत दस्तावेज दिखाकर एडमिशन ले लिए हैं। कितने ही लोग जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवा लेते हैं और आरक्षण का लाभ ले लेते हैं।
आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में लाखों नौजवानों को 3 साल के बीए की पढ़ाई की डिग्री 5 साल में भी नहीं मिलती है। यहां आप फर्जी डिग्री बनवा सकते हैं, तमाम खबरें मिल जाएंगी, पैसे देकर पीएचडी की डिग्री ले ली गई है। बहुत सी खबरें तो छपती भी नहीं हैं। इसलिए आपको तय करना होगा कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, उनकी पार्टी के सांसद की डिग्री फर्जी है यह जानना क्यों नहीं जरूरी है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिग्री के बहाने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। अभी तो अदानी का मामला चल रहा था, महंगाई का मामला चल रहा था, अचानक डिग्री का आ गया। इस पुराने विवाद से उम्मीद है भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा। कम से कम यही देख लीजिए, कॉलेज में पढ़ाई का स्तर, योग्यता और अनुभव को किनारे कर अपने लोगों को टीचर बनाने का खेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन लेट, इन सब पर अब जनता बहस नहीं करती है। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वे अपनी डिग्री ट्वीट कर दें इसके बीच? तब तो लोग पूछने लग जाएंगे कि अब इसके बाद यह भी बता दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कौन पैसा दे रहा है। नाम ना पता चले ऐसा कानून आपने क्यों बना दिया। पारदर्शिता का मतलब बदल गया है। इसका नया मतलब है उस पार की सूचनाओं का दर्शन कभी नहीं होगा। आप घंटी बजाते रह जाएंगे। यह उनके लिए शोभा भी नहीं देता कि अपनी डिग्री ट्वीट करें। शिकायत तो उनके क्लासमेट से होनी चाहिए जो उनके साथ स्कूलों में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। उन्हें अपनी यादें साझा करनी चाहिए थी। ट्विटर पर लोग पूछ भी रहे हैं कि जहां से उन्होंने पढ़ाई की उनके क्लासमेट तो होंगे ही। अब वे सामने नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें। वरना तो प्रधानमंत्री के साथ पढ़े लोग कितने गर्व के साथ रीयूनियन की तस्वीरें खिंचाते हैं, फेसबुक पर लिख रहे होते ये लोग। अब उन्हें यह गर्व नहीं करना है तो यह उनकी समस्या है, मेरी कैसे हो सकती है। सोचिए, जिन कॉलेजों में शिक्षक नहीं हैं वहां से पास करने वाले नौजवानों की डिग्री का कोई मतलब है? वे फर्जी ना भी हों तो भी किस काम की रह जाती होंगी। कितनी बार इससे जुड़ी खबरें बता चुका हूं। क्या नौजवान सड़क पर आ गए या कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर खप गए?
अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुनाई दे रहा है कि जो लोग 10-10 साल से एडहॉक पढ़ा रहे थे, उनकी जगह किसी और का परमानेंट हो जा रहा है। समाज इतने दुखों को झेल जाता है, पचा ले जाता है, तो एक प्रधानमंत्री की डिग्री को क्यों नहीं पचा सकता? सब तरफ शांति ही शांति है। जो 10 साल से पढ़ा रहा था तब लायक था, लेकिन परमानेंट करने का टाइम आया तो लायक नहीं रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों तक एडहॉक पढ़ाने वाले इस समय लोकतंत्र, न्याय, इन सब के बारे में किस तरह से सोच रहे होंगे? किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे सारी चर्चाएं गुप्त रूप से हो रही हैं। अधर्म की रक्षा करना ही इस वक्त धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री के विवाद को आप जनता पचाएंगे, पचाना पड़ेगा। दुनिया में भारत अकेला देश है जो विश्वगुरु बनने वाला है। क्या पता बन भी चुका हो। इस विश्वगुरु भारत की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की भी खबरें दिखाना चाहता हूं, फिर डिग्री की बहस करते रहिएगा। यह खबर थोड़ी पुरानी है, मगर प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद को ठीक से समझने में मदद कर सकती है। दैनिक भास्कर में 5 महीने पहले छपी है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति पर FIR, कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक पर FIR हुई। STF करेगी जांच। 4 महीने पहले भास्कर में छपी इस खबर को आप कैसे समझेंगे? लिखा है, भ्रष्टाचार के मामले में अलग अलग हुई कार्रवाई। पूर्व कुलपति अशोक मित्तल को शिकायत पर ही हटा दिया गया। विनय पाठक FIR के बाद भी बचे हुए हैं। इस साल 10 जनवरी को जागरण में यह खबर छपी है कि कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक के विरुद्ध CBI जांच आरंभ कर रही है। इनके खिलाफ तो ED की भी जांच हो रही है। बताइए, ये कैसे कुलपति हैं कि इनके पीछे राज्य की STF लगी है, केंद्र की CBI और ED लगी है? ये खबर तो सार्वजनिक है, लेकिन बाकी जो नहीं है वहां ऐसा नहीं होता हो, आप दावे के साथ नहीं कह सकते इस कंट्री में। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहा जाता था, लेकिन पिछले साल वहां के राज्यपाल ने कुलगुरु कर दिया। अब वहां कुलपति जी कुलगुरु कहलाएंगे। बाकायदा कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। कुलपति से कुलगुरु बनने में राज्य के शिक्षा के स्तर में क्या बदलाव आया है, यह तो छात्र ही बता सकते हैं। यहां एक मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है। पिछले दिनों इस पर आरोप लगे कि फर्जी तरीके से छात्रों को यहां पास कराया जा रहा है। कितने लोग इस देश में फर्जी तरीके से डॉक्टर बन गए, आपको पता नहीं है क्या? व्यापम आपको पता नहीं है, और आप प्रधानमंत्री की डिग्री पूछ रहे हैं। अगर पलटकर प्रधानमंत्री जी ने सबकी डिग्री के बारे में पूछ दिया तो मुझसे मत कहिएगा। मध्य प्रदेश से सैंपल के तौर पर आप यह खबर देखिए, पिछले साल जनवरी की है। भोज विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कमिश्नर ने उनसे पूछताछ की और जांच रिपोर्ट सौंपी। उन पर 6 करोड़ के गबन का कथित आरोप लगा। खबर पुरानी है, याद रखिएगा। यह खबर तो इसी साल 29 मार्च की है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में 7 साल से ऑडिट नहीं हुई है। यहां पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस खबर के अनुसार तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही छतरपुर के महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कुलपति TR थापक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अप्रैल 2019 की यह खबर है। माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति BK कुठियाला सहित 19 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। करप्शन का केस है। पिछले साल अप्रैल में भास्कर की खबर है कि पत्नी की फ्लाइट और आईफोन में फंसे कुलपति कुठियाला माखनलाल यूनिवर्सिटी के पैसे से की मौज। 1.25 लाख का लैपटॉप, 13,000 का बताया। यहां तक कि घर के दफ्तर के नाम पर फर्नीचर। वाइन कैबिनेट राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति में वाइन कैबिनेट की जगह है। यह कितनी शानदार बात है। लेकिन अखबार ने आगे लिखा है कि अन्य सामान भी खरीदा, मगर यह खबर भी छपी है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ EOW ने जब कुठियाला के खिलाफ हुई अलग अलग शिकायतों की जांच की तो उन्हें क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लिहाजा 11 अप्रैल को राजधानी की विशेष अदालत ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने अपने फैसले में कहा है कि अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले की जांच ही ठीक ढंग से नहीं की।
ठीक से जांच नहीं हुई तो यही नतीजा निकलता है। आप विश्व गुरु के विश्वविद्यालयों में कुलपति कैसे बनते हैं, कौन लोग बनाए जाते हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड होता है, क्या करते हैं, इन सब पर गहराई से बहस करेंगे तो चक्कर आ जाएगा। सही बता रहा हूं। सोचिए, राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति के कोटे से आने वाले कुलपति भी ईमानदारी से शिक्षा के लिए काम नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्सिटी सिस्टम से जिनका लेना देना होता है उनसे बात कर लीजिए, बता देंगे। घबराहट होने लग जाएगी, आपको लगेगा कि फर्जी होना ही एकमात्र सिस्टम है। ऐसे में आप केवल प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस करें, ठीक नहीं है। राज्यपाल ही तय करते हैं कि कौन कुलपति होगा, तब यह हाल है। अंदर खाने की तो बहुत सी खबरें होती हैं कि पैसे देकर भी कई लोग कुलपति बन जाते हैं। इस तरह की चर्चाएं चलती हैं। केवल डिग्री फर्जी है यही एक मामला नहीं है। 2018 में तमिलनाडु के ही राज्यपाल ने बयान दिया कि पहले कुलपतियों का पद करोड़ों में बिकता था। बिहार के अखबारों को उठाकर देखिए, कुलपतियों के गबन और भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें मिलेंगी। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर तो करोड़ों के फ्रॉड के आरोप हैं। कई महीनों तक फरार रहने का सुख प्राप्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने हाल में सरेंडर कर दिया। इस यूनिवर्सिटी में 3 साल का बीए 5 साल में भी नहीं हो पा रहा था। कितने छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। एक दूसरी खबर है कि पटना राजभवन ने छपरा के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। खबर में लिखा है कि 8वें कुलपति हैं जिन पर राजभवन की गाजगिरी है। विश्वविद्यालय के फंड को लूटना, अपने रिश्तेदारों और जाति के लोगों को लेक्चरर प्रोफेसर बनाना, फर्जी डिग्री बांटना और पैसे लेकर असली डिग्री देना, यह सब अनुभव भारतीय नागरिकों के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की डिग्री कोई मुद्दा नहीं है, वरना उनकी डिग्री और उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी सब अपनी डिग्री लेकर सामने आ जाते। मेरी कोशिश है कि आप उन विश्वविद्यालयों की चिंता कीजिए जहां केवल इमारतें बची रह गई हैं। उनकी रंगाई पुताई काफी अच्छी है इन दिनों, सेमिनार रूम काफी शानदार होते हैं, मगर पढ़ाई जीरो। पढ़ाने के नाम पर कई बार घटिया लोगों की नियुक्ति की खबरें आती हैं, तो कई बार यह भी खबर छपकर रह जाती है कि पढ़ाने वाला ही नहीं है। हम तीनों राज्यों का उदाहरण हमने दिया, मगर आप बाकी राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार कदाचार कुलपति नाम से सर्च कर सकते हैं। यह खबर उन पत्रकारों के लिए डाउन मार्केट है जो बढ़ चढ़कर ट्वीट करने में लगे थे कि प्रधानमंत्री ने संसद की नई निर्माणाधीन इमारत का सर्वेक्षण किया है। वैसे पत्रकारिता की डिग्री भी बढ़ जाती है, ये बात पत्रकारों को मालूम है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नई इमारत का दौरा कर रहे हैं, मगर पत्रकारों में इसे लेकर इतना उत्साह क्यों है? एक सांसद की सदस्यता कोर्ट का फैसला आते ही चली जाती है, मीडिया चुप रह जाता है, उल्टा उसी सांसद को लेक्चर देता है कि संविधान से देश चल रहा है। तभी एक दिन बाद यह भी खबर आती है कि एक सांसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। हाईकोर्ट से स्टे मिले कई हफ्ते हो गए थे, उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तो उसके पहले ही सदस्यता बहाल कर दी गई। क्या इस तरह से संविधान के अनुसार देश चल रहा था? इस पर बहस नहीं। बहस है कि नई इमारत से नए भारत का उदय हो रहा है। क्या इस मीडिया ने आपको बताया कि लोकसभा में 2021 में एक कानून भी पास हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल में जाएंगे तो 1 साल की जेल हो जाएगी, और हड़ताल के आयोजन को चंदा दे देंगे तो 2 साल की जेल होगी। इन्हें लोकतंत्र की चिंता नहीं है, मगर इमारत शानदार है, इसे लेकर मीडिया उछल कूद मचा रहा है। जो पत्रकार संसद की इस इमारत को लेकर ट्वीट कर माहौल बना रहे थे, क्या वे यह भी बता रहे थे कि 45 लाख करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास हो गया? संसद की इमारत बन गई है। 20,000 करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्ता अब तैयार होने को है। वक्त के साथ इमारतें पुरानी होती हैं, नई बनती जाती हैं। इतने ही समय में अगर बहुत सारी एम्स बनकर तैयार हो गई होती तो जनता को विकास की इस गति का लाभ खूब मिलता। क्या यह गति केवल मिडिल क्लास के उस हिस्से के लिए है जो बिल्डिंग देखकर अपना सीना फुला लेता है? इन सवालों का मतलब आज के भारत में नहीं रहा, लेकिन इसकी जगह तो होनी ही चाहिए कि संसद की इमारत को लेकर आप इतने उत्साह में ट्वीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि बिना चर्चा के बजट पास हो गया। आपने विपक्ष से क्या संवाद किया? क्या आपने विपक्ष के साथ चर्चा के बाद बजट पास कराने को लेकर कोई बैठक बुलाई थी? क्या इस बात के कोई प्रमाण है, कोई सूचना है तो बता दीजिए।
यह खबर अगस्त 2021 की है। मॉनसून सत्र में 20 बिल बिना चर्चा के पास कर दिए गए। पीआरएस इंडिया का एक अध्ययन है, अगर आप 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली संसद से 2014 से 19 के बीच के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो यह दूसरा सबसे कम काम वाला कार्यकाल रहा है। इसकी तुलना 15वीं लोकसभा से की जाती है और बताया जाता है कि 20% ज्यादा काम हुआ, मगर सभी पूर्णकालिक लोकसभा के औसत कामकाज को देखेंगे तो यह 40% कम है। 16वीं लोकसभा में विधेयकों पर ज्यादा काम हुआ है, मगर इसमें भी एक पेंच है। हर बिल संसद की कमेटी में चर्चा के लिए भेजी जाती है। प्रायः 14वीं और 15वीं लोकसभा में जितने भी बिल पेश हुए उनमें से 60 से 70% बिल लोकसभा की कमेटियों में चर्चा के लिए भेजे गए, मगर 16वीं लोकसभा में यह प्रतिशत घटकर 25 पर आ गया। यही नहीं, बजट का 83% हिस्सा बिना बहस के पास कर दिया गया। कहने का मतलब है कानून बनाने की संसद की इस अहम प्रक्रिया का महत्व घट गया। इसे लेकर कोई ट्वीट नहीं है, बिल्डिंग को लेकर उत्साह है, सेल्फी खिंचाते रहिए। इसे भी नोट करें कि 16वीं लोकसभा में बजट का 83% हिस्सा बिना चर्चा के पास हुआ। 2023 से 24 के बजट का 100% हिस्सा बिना चर्चा के पास हुआ। आर्टिकल 107 में लिखा है कि बिना दोनों सदनों की बहस की सहमति के कुछ विशेष बिलों के अलावा कोई बिल पास नहीं हो सकता। जब तक बहस नहीं होगी आप सहमति या असहमति के बारे में जान नहीं सकते। तो एक तरह से इस आर्टिकल का कितना उल्लंघन हो रहा है, पालन हो रहा है, इस पर कोई शोक नहीं, इस पर कोई शोर नहीं। शोर है कि नई इमारत बन गई है। एक नया ट्रेंड है, अस्पताल बनाने के नाम पर भव्य इमारतें बहुत जल्दी बना दी जाती हैं। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, क्योंकि इमारत जल्दी बन जाती है, मगर डॉक्टर आने और पूरा विभाग चालू होने में कई साल लग जाते हैं। यह भी आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इमारतों पर बहुत जोर रहता है। अब तो भीड़ देखकर प्लेटफॉर्म टिकट भी 50 रुपए का कर दिया जाता है। सामान्य दिनों में वैसे 10 रुपए का ही मिलता है। इन दिनों रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल से रेलवे स्टेशन के बहुत से एनिमेशन वाले वीडियो ट्वीट किए जाते हैं। कई ट्वीट में लिखा रहता है कि प्रस्तावित है। इससे यह समझना मुश्किल है कि उस एनिमेशन को मंजूरी मिल गई है या मिलने वाली है। रेलवे स्टेशनों का इस तरह से भव्य बनाया जाना क्या आम यात्रियों की यात्रा को बेहतर करने की योजना का हिस्सा है, या उस मिडिल क्लास के लिए सेल्फी नेशन बनाना है जो हर वक्त फोटो खींचने के लिए कोई कोना खोजता रहता है? यह सवाल आपको विकास विरोधी लगेगा, मगर कोई भी विकास सवालों से परे नहीं होता। स्टेशन की इमारतों को लेकर सरकार जल्दी में दिखने लगी है। क्या इसके जरिए करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की कोई योजना है कि बहुत कुछ हो रहा है? क्या इन स्टेशनों की तरह रेल यात्रा के उनके अनुभवों को भी शानदार किया जा रहा है? तब फिर हमें बात करनी चाहिए कि इन अनुभवों में किसकी आवाज है, आम आदमी की आवाज है या नहीं। रेलवे का किराया अब मुद्दा नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं होती। 1250 रुपए का सिलेंडर खरीदने वाली जनता के पास विकल्प ही क्या है? रेल के महंगे होने का असर देखना है तो आप उन बसों में सफर कीजिए जो स्लीपर बसें कहलाती हैं। इस जगह की भीड़ बता रही है कि आम रेल यात्रियों की जिंदगी में क्या सुधार हुआ होगा। किसी भी एंगल से आप दिल्ली के आनंद विहार को देख लीजिए, जमीन से लेकर आसमान तक में इसका बेतरतीबपन आपको बताएगा कि इन यात्रियों का हाल लेने वाला शायद कोई नहीं। हम आपको आनंद विहार इसलिए ले आए हैं ताकि आपसे एक सवाल कर सकें। सवाल यह है कि इन स्लीपर बसों का अस्तित्व में आना क्या कुछ भी नहीं कहता? अगर गरीबों के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाई गई होती तो लोग इन बसों से लंबी दूरी की यात्रा तय कर दिल्ली से मोतिहारी या दरभंगा क्यों जाते? इतनी लंबी दूरी की यात्रा इन बसों से करना आसान नहीं। जिस दौर में आप वंदे भारत की रफ्तार दिखाकर गुब्बारा हुए जा रहे हैं, उसी दौर में यह कौन सा क्लास है जो इन बसों से यात्राएं कर रहा है? इन बसों के भीतर का हाल भी कभी झांक कर देखिएगा। क्या ऐसा हुआ है कि आम लोगों को देखते हुए आम ट्रेनों की संख्या कम बढ़ाई गई है, या रेल का किराया इतना महंगा हो गया है कि लोग इन बसों से लंबी दूरी की यात्राएं तय कर रहे हैं? बात यह है कि इन सब सवालों को मीडिया से गायब कर दिया गया है, आम लोग ही गायब कर दिए गए हैं। क्या आपको पता है कि बिहार के दरभंगा से, सुपौल से, मुजफ्फरपुर से और मोतिहारी सहित कई जिलों से हर दिन
करीब 100 बसें दिल्ली की तरफ रवाना होती हैं। मोतिहारी का स्टेशन भी कम चमकदार नहीं है, लेकिन यहां से लोग बसों में भरकर दिल्ली तक की यात्राएं कर रहे हैं। नए भारत को यह तस्वीर दिखा दीजिए। यहां से दिल्ली तक की यात्रा इन स्लीपर बसों में की जा रही है। ये आम लोग हैं जो मजबूर हैं 14 से 16 घंटे तक इन बसों में यात्रा करने के लिए। आमतौर पर एक बस में 42 सीटें निर्धारित हैं और चंपारण से लगभग 10 बसें हर दिन दिल्ली की ओर कूच करती हैं। तो इस प्रकार एक महीने में इन बसों से 12,000 यात्री दिल्ली पहुंचते हैं। पंकज ने लोगों से बात कर एक अनुमान लगाया। उनका कहना है कि इसकी वजह रेलवे में खोजी जा सकती है, क्योंकि रेलवे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। पंकज ने बताया कि मोतिहारी से दिल्ली 7 ट्रेनें दी गई हैं। इनमें से हर दिन एक ही ट्रेन नियमित है जो मोतिहारी से दिल्ली जाती है, जबकि जिले की आबादी करीब 12 लाख है। क्यों मोतिहारी से हर दिन एक ही नियमित ट्रेन है? इसके अलावा 6 ट्रेनें हैं जो सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 दिन ही दिल्ली जाती हैं। प्रतिदिन दिल्ली जाने वाली सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस हर दिन करीब 1000 यात्रियों को लेकर दिल्ली जाती है। वहीं साप्ताहिक ट्रेनों से 300 से 500 लोग जाते हैं। जाहिर है लोग इन बसों में ठेलाकर ठुसाकर यात्राएं करेंगे ही। क्या रेल मंत्री इन तस्वीरों को ट्वीट कर सकेंगे? इन बसों के योगदान को भारत की विकास यात्रा में जोड़ पाएंगे? जो नमस्ते बस है, इससे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बस से जा रहे हैं, ट्रेन से क्यों नहीं गए? ट्रेन में टिकट नहीं मिला, तत्काल में भी ये ट्राई किए, नहीं मिला। अच्छा, कितने दिन से ट्राई कर रहे थे? लगभग 5 दिन से। और ट्रेन में टिकट नहीं मिला, तो इस कारण बस आप इस कारण बस ये बस से जा रहा है। 10 पे दूगो, 10 में दूगो। कितना घंटा का जर्नी होता है ये? आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चिड़ियाखला से। अच्छा, आप पहली बार दिल्ली जा रहे हैं? जा रहे हैं, क्यों? सुविधा है इसलिए जा रहे हैं। कैसा सुविधा है? सुविधा टिकट ट्रेन में नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसमें मिल जाता है, तो इससे आसान से आदमी चला जाता है। ट्रेन में किराया भी कम है, किराया भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कितना किराया लगता है? 600 रुपये लगा। अच्छा, ट्रेन में टिकट नहीं मिला? ट्रेन में टिकट नहीं मिला। कितने दिन से ट्रेन में प्रयास कर रहे थे, टिकट नहीं मिला? अरे आज तो भी 5-7 रोज से कर रहे हैं, 5-7 रोज से कर रहे हैं, नहीं मिला था। इसके बाद तो इसमें तो पेशाब वगैरह पेशाब रोकेंगे ये लोग, होटल पर रोकते हैं, इस वजह से हम लोग मतलब वहाँ पर पेशाब सब लोग करेंगे, होटल पर रोकेंगे, हल्ट करते हैं लोग। अगर आम लोगों के लिए रेल सुविधाएं बेहतर हुई हैं, तो स्लीपर बसों की भरमार क्यों है? यह सवाल चमकदार स्टेशनों की तस्वीरों के आगे दबा दिया जाता है। जरा सोचिए, क्यों वंदे भारत पर इतना जोर है? इसका एक जवाब तो यही है कि मिडिल क्लास के एक वर्ग को विकास का आकर्षक चेहरा दिखाया जा रहा है, ताकि वह सीना फुला सके और इसे देखकर बाकी लोग झांसे में लाए जा सकें कि यह सुविधा उन्हें भी मिल सकती है, जबकि उनके लिए नहीं है। वंदे भारत का टिकट बहुत महंगा है। अब तो होली, छठ या गर्मियों में रेलगाड़ियों की हालत पर रिपोर्टिंग बंद सी हो गई है। चैनलों के रिपोर्टर जनरल क्लास में यात्राएं करके हाल नहीं बताते हैं कि आम लोग किस तरह से दिल्ली से पटना या दिल्ली से दरभंगा जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही फेक न्यूज़ और फर्जी इतिहास को सच मानने वाले वर्ग में एक बड़ा वर्ग बुजुर्गों का भी है। इन बुजुर्गों को कभी रेल टिकट पर छूट मिला करती थी, मगर 20 मार्च 2020 को एक झटके में समाप्त कर दी गई। 3 साल से ये बुजुर्ग बिना छूट के रेल यात्राएं कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन होने की पहचान रेल टिकट में छूट से भी मिला करती थी, जो समाप्त कर दी गई है। रेल मंत्री ने लोकसभा में यही कहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में रियायतों के कारण लगभग 1667 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। यानी पहले जो सब्सिडी दी जा रही थी वह राजस्व हानि है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी इतिहास को फैलाने वाले हमारे बुजुर्गों को एक काम करना चाहिए। पहले जितनी भी छूट उन्होंने ली है, सरकार को वापस कर देनी चाहिए। देश विश्वगुरु बन रहा है। संसद की नई इमारत और रेलवे स्टेशन को भव्य बना देना
इससे प्रचार अच्छा होता होगा या बहस और यात्राओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता होगा? यह एक खुला प्रश्न है जिस पर आप 20 साल बाद विचार कर पाएंगे। अभी आपका परम कर्तव्य यह तय हुआ है कि हर तरह के अधर्म का धर्म की राजनीति के नाम पर बचाव करना है। वो आप काफी बढ़िया कर रहे हैं। हर दिन करोड़ों लोग रेल यात्राएं करते हैं। पहले इनकी आंखों में बुलेट ट्रेन के नाम से चमक पैदा की गई। एक ट्रेन से कितनी चमक पैदा होती, इसलिए अब वंदे भारत से की जा रही है। आपका ध्यान आम रेल यात्रियों के दुखों पर ना जाए, इसलिए वंदे भारत का लॉन्च हाई प्रोफाइल कर दिया गया है। इसे लॉन्च करने प्रधानमंत्री जाते हैं। इस ट्रेन का किराया शताब्दी से भी महंगा बताया जाता है। इसमें सफर करने वाले मिडिल क्लास का एक हिस्सा बहुत खुश भी है, लेकिन जिस जोर शोर से वंदे भारत को दिखाया जाता है, उस जोर शोर से आम लोगों के लिए आपने कोई ट्रेन कब लॉन्च होते देखी है? क्या आपको पता है कि कोरोना के समय कई राज्यों में छोटी दूरी की ट्रेनें जो बंद की गईं, उसका वहां के जनजीवन पर क्या असर पड़ा है? इन सभी सवालों को गायब कर देखने में खिलौने सी सुंदर लगने वाली ट्रेन को रेलवे का चेहरा बना दिया गया है। कभी रेल मंत्री गरीब रथ चलाया करते थे। आपने प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों के लिए किसी ट्रेन को लॉन्च करते कब देखा? इस वंदे भारत को लॉन्च करने की कितनी जल्दी है आप देखिए। 2022-23 में 35 वंदे भारत की रेक्स बननी चाहिए थी, बनी केवल 8। यह संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष बीजेपी के ही सांसद राधा मोहन सिंह हैं। 1 मार्च 2023 को यह रिपोर्ट पेश हुई है। रिपोर्ट लिखे जाने तक 8 रेक्स ही बन पाई थी, जबकि लक्ष्य था 35 गाड़ियों के बनाने का। यह सवाल मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समय पर लक्ष्य पूरा करने का दावा और दंभ भरती है। राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ही लिखा है कि रेलवे के लिए लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं होगा। मेरा सवाल है कि इस ट्रेन को लेकर क्या आपको बताया जाता है कि बाकी ट्रेनों की क्या हालत है? मुद्दों को लेकर जनता को काफी भटकाया जा चुका है। जरूरी सवालों से आबादी के बड़े हिस्से को धक्का देकर बाहर कर दिया गया है। उस पर हर दिन सांप्रदायिक मुद्दे थोपे जा रहे हैं। करते रहिए हिंदू मुस्लिम। आपका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, लेकिन धर्म का खतरा पैदा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है पूछने पर फाइन हो जाता है, पोस्टर लगाने पर एफआईआर हो जाती है, बिना चर्चा के बजट पास हो जाता है, लेकिन संसद की नई इमारत पर सीना फुला लिया जाता है। नई इमारतों को देखकर इतना भी मत इतराइए जैसे इस तरह की इमारत कभी देखी ना हो। दुनिया में पहली बार नहीं बनी है। इसकी चिंता कीजिए कि आपकी आवाज जिन मंचों पर उठा करती थी, उस मीडिया नाम की संसद का क्या हुआ? पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।